नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण यूट्यूब चैनल बाय BL सैनी में आपका स्वागत है। आज हम स्वर संधि का जो छठवां भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस छठवें भाग में हम पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अध्ययन प्रारंभ करें तो कक्षा को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण पढ़ाई जा रही है ये निरंतर इसका अध्ययन जारी रहेगा। जो कक्षा 8, 10, 12 तथा रीट, सीटेट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। विद्यार्थियों, मेरा पूरा वीडियो जरूर देखना। चलो हम प्रारंभ करते हैं। अपना जो भाग 6 है इसमें हम पूर्व रूप संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पूर्व रूप संधि है इसमें सूत्र होता है एंगे पदांताद्विति। पूर्व रूप संधि में हमारे पास सूत्र है एंगे पदांताद्विति। ये जो सूत्र है एंगे पदांताद्विति, ये इसका अर्थ हम समझेंगे। जैसे एंग, अब एंग जो प्रत्याहार है उसमें ए और ओ, ये जो दो स्वर होते हैं ये एंग पद के अंत में ए और ओ हो तथा उसके बाद में यदि ए स्वर हो तो ऐसी स्थिति में पूर्व रूप संधि होती है। विद्यार्थियों, जो ये ए है ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। ए को अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे और जो ये इसका ए और ओ है वो यथास्थिति में ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। जैसे हमारे पास उदाहरण है हरे धन अत्र। इस उदाहरण में जो ए आया है ये एंग हो गया और एंग के बाद ए आ गया, इसलिए यहाँ जो ए है इसको हम अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे और जो ए है ये यथास्थिति में रह जाएगा। तो हमारे पास उदाहरण होगा हरे त्रे। इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाएगा। ऐसे ही और उदाहरण ओ का लें तो रामो अयम, रामो अयम ये पद है। यहां पर ओ आ गया, ओ के बाद में अवग्रह ये ए आ गया, ए स्वर है, इसलिए यहाँ पर जो इसमें ओ है जो एंग प्रत्याहार में आता है तो ये ओ अपनी यथास्थिति में रहेगा। तो यहाँ पर होगा रामोयम, ये पद बन जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखने की बात है, हरे अत्रे और रामो अयम इन दोनों उदाहरणों में यहाँ पूर्व रूप संधि है, यानी यहाँ बदलाव कुछ भी नहीं होगा। अवग्रह चिन्ह ये यहाँ बदल जाएगा, एस जो चिन्ह आता है अंग्रेजी का उस प्रकार से अवग्रह चिन्ह में ये बदल जाता है। तो ऐसे ही हरे अत्र में हरे अत्र। ऐसे और कोई उदाहरण दें तो कवे प्लस अपी, कवेपी। यहाँ कवे प्लस अपी, अब दोनों पदों को जोड़ना है तो यहाँ पर कवेपी पद बन जाएगा। ऐसे ही और उदाहरण लें, जैसे भानो प्लस अस्ति, भानोस्ति। तो ये दो पद है। यहाँ पर यहाँ ओ है, ओ के बाद में ए आ गया, इसलिए ओ को यथास्थिति में ओ ही रहेगा। केवल बदलाव ए के स्थान पर करना है जो अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। तो भानो, भानो, भानोस्ति ये पद बन जाएगा। अब इन सभी में पूर्व रूप संधि होगी।
इस प्रकार से यहाँ पूर्व संधि हमारी पूर्ण होती है। बस कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, ए और ओ के बाद में ए आए पर ए को अवग्रह चिन्ह में बदल देना है। बिल्कुल सिंपल साधारण संधि है, तो ये यहाँ हम कुछ भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब विद्यार्थियों हम अगली जो पररूप संधि है इसी का ही जो भाग है, अब उस पररूप संधि का हम अध्ययन करें। और पररूप संधि में जो सूत्र होता है पररूप संधि, पररूप संधि तो इसका सूत्र होता है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। अब यहाँ विद्यार्थियों ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ अकारांत उपसर्ग होगा। जो एंगी पर रूपम जो सूत्र कहता है कि अकारांत उपसर्ग के पश्चात धातु पद होने पर, धातु पद होने पर पररूप संधि होती है। पररूप का मतलब कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे पररूप संधि होती है प्र प्लस एजते, यहां धातु पद आ गया एजते, यहां अकारांत उपसर्ग है, तो यहां पर बदलाव कुछ भी नहीं होगा। प्र में जो ए है ये निकल जाएगा यहाँ पर, और ए और ए दोनों को जोड़कर ए बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास पद बनेगा प्रेजते, तो यहाँ परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। प्र प्लस एजते प्रेजते, तो यहाँ अकारांत उपसर्ग आने के बाद में एजते जो धातु पद है, यहाँ निश्चित रूप से धातु पद मिलेगा आपको और अकारांत उपसर्ग मिलेगा, तब ही पररूप संधि होगी। ये ध्यान रखने की बात है। तो उपसर्ग भी अकारांत ही होगा। अकारांत उपसर्ग के पश्चात धातु पद होने पर, पश्चात धातु पद होने पर पररूप संधि होती है। जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते, उपे उपे प्लस ओ से ते, उपोस्ते, उप प्लस ओसते, ओ से ते, तो यहां पर धातु पद ओस्ते, तो यहां पर उपोस्ते, उपोसते, इस प्रकार से यहां धातु पद होने पर यहां उप प्लस ओस्ते उपोस्ते। ऐसे ही आव प्लस ची नो ती, आव प्लस चिनोती, आव प्लस चिनोती, इसमें ये धातु पद नहीं आया, ये इसका उदाहरण नहीं होगा। तो यहाँ आव प्लस एजते, आव प्लस एजते ऐसा पद हो तो अवेजते पद बन जाएगा, अवेजते। इस प्रकार से दोनों पदों को मिला करके यहाँ पर पररूप संधि हो जाएगी। विद्यार्थियों विशेष ध्यान रखने की बात है, अकारांत उपसर्ग होगा, अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो ही वर्ण आते हैं। यहाँ ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, दोनों ऐसी स्थितियों में पररूप संधि होती है। पररूप संधि का मतलब कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, केवल मात्र जो एंग प्रत्याहार का जो वर्ण है वो इसमें जुड़ जाता है और वो रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये एंगी पररूपम जो सूत्र है वो कार्य करेगा। अब इसी ही संधि में एक वार्तिक आती है जो कहती है कि सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो सकंद्वादी जो धातु होती है वो उसमें भी धातु पद, ये विशेष जो उदाहरण बोल रहा हूँ ये परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यहाँ
सवर्ण दीर्घ भी हो जाती है। तो यहाँ याद रखना है सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम जो वार्तिक है, ये वार्तिक कहते हैं। ये सकंद्वादी जो धातु गण है उसमें यदि सकंद, सक, अंदु, कर्क, अंदु, यहाँ अक सवर्ण दीर्घ हो रहा है। सक अंदु, अंदु शब्द परे, सक अंदु शब्द परे, अंदु इसके बाद में हो, सकवादी गण हो और अंदु इसके बाद में हो, तो वहां सवर्ण दीर्घ संधि न हो करके जो पररूप संधि का जो वार्तिक कार्य है, तो वहां पर सक अंदु, सकंदु, सक अंदु इसको जोड़ेंगे तो सकंदु। तो यहाँ विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ जो उदाहरण बन रहा है यहाँ अकय सवर्ण दीर्घ, क्योंकि समान वर्ण आ गया, सवर्ण आ गया, सवर्ण होने के कारण यहाँ अकय सवर्ण दीर्घ जो सूत्र है वो कार्य करना चाहिए था। लेकिन यहाँ सकंदवादी गण की जो धातु है, सक शब्द के बाद में अंदु शब्द होने के कारण यहाँ सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम जो वार्तिक आई है, इसमें यहाँ पररूप संधि ही होती है। तो ये विशेष ध्यान रखने का उदाहरण है। और ये परीक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं जो इसका अध्ययन नहीं करते हैं वो निश्चित रूप से गलत करते हैं। तो यहाँ सक अंदु जोड़ने पर सकंदु बनेगा, कर्क अंदु को जोड़ने पर कर्कंदु बनेगा, करके अंदु। तो ये विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो मैं लिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ करकंदु, करकंदु। तो इस प्रकार से ये दो उदाहरण बहुत ही मुख्य हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी आप ध्यान रखना, आपसे भी ये इनसे प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण दूं आपको, कुल अट्टा, कुल प्लस अट्टा। तो यहाँ पर भी कुल अट्टा अकय सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम की जो वार्तिक है ये भी सकंद्वादी गण से ही है। तो कुल अट्टा से कुलट्टा शब्द बन जाएगा, कुलट्टा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और ऐसे ही हम बात करें तो यहाँ कुल अट्टा, क्योंकि यहाँ ए और ए सवर्ण दीर्घ था, लेकिन यहाँ सवर्ण दीर्घ न होकर के यहाँ सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम जो वार्तिक है इससे यहाँ दीर्घ संधि न होकर के पररूप संधि ही होगी। ये विशेष जो उदाहरण है वो नोट कर लेना विद्यार्थियों और अपने दिमाग में अमल में ले आना। तो अब हम विद्यार्थियों अगला जो हमारा संधि प्रकरण होगा उसको हम पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना अध्ययन जारी रखो ताकि हमें सफलता निश्चित रूप से मिले। धन्यवाद।